साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का परिचय तथा उपभोक्ता के व्यवहार 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है मांग का। आज हम अपनी इस वीडियो में मांग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। मांग की अवधारणा। सबसे पहले हम मांग का अर्थ समझेंगे। मांग के सिमिलर शब्द है आवश्यकता, इच्छा। ये मांग के पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आवश्यकता के बारे में जानेंगे। आवश्यकता क्या है? वे समस्त इच्छाएं जिन्हें संतुष्ट करने हेतु उपभोक्ता के पास साधन उपलब्ध हैं एवं इन साधनों का उपयोग करने की तत्परता है, तो इन इच्छाओं को आवश्यकता कहते हैं। दोबारा से सुनिए। वे समस्त इच्छाएं जिन्हें संतुष्ट करने हेतु उपभोक्ता के पास पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हैं एवं इन साधनों का उपयोग करने की तत्परता भी है, यानी वह वस्तुओं को खरीदना चाहता है, तो उन इच्छाओं को आवश्यकता कहते हैं। अब हम मांग की बात करेंगे। मांग किसे कहेंगे? किसी वस्तु की मांग से तात्पर्य उस वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है। मांग से तात्पर्य उस वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत क्रय करने की क्षमता रखता है। वह क्रय करने को तत्पर होता है, तो उस स्थिति को हम मांग कहते हैं। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग होती है, अर्थात प्रभावपूर्ण इच्छा को हम मांग कह सकते हैं। यदि व्यक्ति की किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वस्तु को क्रय करने की तत्परता नहीं है, तो हम उसे प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं कह सकते, अर्थात वह मांग नहीं है। दोबारा से सुनिएगा। यदि व्यक्ति की किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है और इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास क्षमता भी है, इच्छा है, क्षमता भी है, लेकिन उस वस्तु को क्रय करने की उस व्यक्ति के पास तत्परता नहीं है, तो हम प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं कह सकते, अर्थात वह मांग नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एक लालची के पास अच्छी मिठाई खाने की इच्छा है। एक लालची व्यक्ति है जिसकी इच्छा अच्छी क्वालिटी की मिठाई खाने की है। उसके पास उस मिठाई को क्रय करने की क्षमता भी है, लेकिन वह उस मिठाई को क्रय करने के लिए तत्पर नहीं है, तो हम उस भिखारी की उस मिठाई को मांग नहीं कह सकते। इससे समझ में आया कि अगर व्यक्ति की इच्छा है, क्षमता है और तत्परता नहीं है, तो हम उसे मांग नहीं कह सकते, लेकिन यदि व्यक्ति की इच्छा है, उसे क्रय करने की क्षमता भी है और क्रय करने को व्यक्ति तत्पर भी है, उस वस्तु को खरीदने को तत्पर है, तो हम उसे प्रभावपूर्ण इच्छा कह सकते हैं और मांग भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है इनके बीच संबंध। यदि इच्छा है, इच्छा में हम ऐड करते हैं क्रय करने की क्षमता,
क्रय करने की क्षमता और तत्परता दोनों को अगर हम इच्छा में ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आवश्यकता बन जाती है। अर्थात इच्छा प्लस क्रय करने की क्षमता और तत्परता है तो उसको हम आवश्यकता कहते हैं। और यदि आवश्यकता में निश्चित कीमत, निश्चित स्थान, निश्चित समय अवधि इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो वह आवश्यकता मांग बन जाती है। इस तरह से हम एक चित्र के माध्यम से मांग की ग्राफीय प्रदर्शन कर सकते हैं। अर्थात इस चित्र के माध्यम से हम मांग का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा, इच्छा में अगर हम क्रय करने की क्षमता और तत्परता को ऐड करते हैं तो वह इच्छा आवश्यकता बन जाती है। और अगर उस आवश्यकता में हम जोड़ देते हैं निश्चित कीमत, समय अवधि और निश्चित स्थान तो वह आवश्यकता मांग बन जाती है। मांग की परिभाषा: किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। मांग हमेशा कीमत से संबंधित होती है। मांग हमेशा कीमत से संबंधित होती है। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनों आते हैं। अर्थात मांग की अवधारणा में स्थान, समय और कीमत तीनों की व्याख्या की जाती है। अर्थात तीनों का होना ज़रूरी है। अब हम मांग के कुछ निर्धारक तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे। मांग के निर्धारक तत्व: मांग के लिए निम्नलिखित निर्धारक तत्व होना जरूरी है। यहाँ पर 5 निर्धारक तत्व बताए गए हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन, और साधन के रूप में यहाँ पर हम मुद्रा को लेते हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन, मुद्रा को खर्च करने की इच्छा, या फिर हम यहाँ पर तत्परता भी कह सकते हैं। मुद्रा को खर्च करने की तत्परता, निश्चित समय अवधि और निश्चित कीमत, ये सभी तत्व मांग के तत्व कहलाते हैं। अब हम बाजार मांग की चर्चा करेंगे। मांग 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। अगर मांग का संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष से है तो वह व्यक्तिगत मांग होगी, लेकिन अगर संपूर्ण बाजार के सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ दिया जाए तो वह बाजार मांग बन जाती है। बाजार मांग किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। अर्थात एक निश्चित कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। किसी वस्तु की मांग अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि कारकों पर वस्तु की मांग निर्भर करती है। मांग अनुसूची: मांग अनुसूची कीमत व मांग में संबंध को दर्शाती है। मांग अनुसूची वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के मध्य संबंध को दर्शाती है। मांग अनुसूची मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व इसमें स्थिर माने गए हैं। इसमें केवल हम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन करते हैं। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिक मांग अनुसूची: व्यक्तिक मांग अनुसूची का संबंध किसी एक व्यक्ति की मांग से होता है, जबकि बाजार मांग अनुसूची का संबंध बाजार में समस्त उपभोक्ताओं की मांग का योग होता है।
उपभोक्ताओं की मांग का कुल योग होता है, जिसको हम बाजार मांग अनुसूची के माध्यम से दर्शाते हैं। पहले हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची की व्याख्या करते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का सारणी रूप मांग व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। अर्थात एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता के द्वारा अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली अलग अलग मात्रा को एक सारणी में अर्थात टेबल में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई गई है, जिसमें किसी एक वस्तु की कीमत दी गई है और यहाँ पर वस्तु की अलग अलग कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 25 रुपये है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 1000 ग्राम 1000 ग्राम है, अर्थात 1 किलोग्राम है 25 रुपये कीमत पर। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 750 ग्राम हो जाती है। वस्तु की कीमत बढ़कर 75 रुपये होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 500 ग्राम हो जाती है और जब वस्तु की कीमत 75 से बढ़कर 100 रुपये होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम हो जाती है। इस तालिका में हम वस्तु की निश्चित कीमत पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। मांगी जाने वाली मात्रा को अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा को दर्शाया गया है। इसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। अब हम इस व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आधार पर एक ग्राफ का विवेचन करेंगे। व्यक्तिगत मांग कर्व, व्यक्तिगत डिमांड कर्व। यहाँ पर यह व्यक्तिगत मांग कर्व को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत DD व्यक्तिगत मांग वक्र है, जहाँ पर जब कीमत 100 रुपये है तो वस्तु की मांग की मात्रा 250 ग्राम है। एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मांग मात्रा को दर्शाया गया है, वाई अक्ष के ऊपर वस्तु की कीमत रुपए में दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 75 रुपये है तो मांग की मात्रा 500 ग्राम है। जब वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो मांग की मात्रा 750 ग्राम और जब वस्तु की कीमत 25 रुपये है तो मांग की मात्रा 1000 ग्राम। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है, जिसके कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत मांग वक्र को दर्शाया गया है। अब हम बाजार मांग अनुसूची और बाजार मांग वक्र की चर्चा करेंगे। बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची किसी निश्चित समय में समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा अर्थात किसी निश्चित समय में बाजार में उपस्थित समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर अर्थात अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो वह सारणी बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। अर्थात एक निश्चित कीमत पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा अलग अलग कीमतों पर अर्थात विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग जोड़ को सारणी के रूप में बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। कीमत ए द्वारा मांगी गई मात्रा और बी द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा यहाँ पर इस सारणी में दर्शाया गया है, जिनका योग बाजार मांग
कहलाती है। यहाँ पर दो उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग को बताया गया है और उन दोनों उपभोक्ताओं की मांग का योग बाजार मांग बन जाता है। यहाँ पर दो उपभोक्ता हैं ए और बी, जो अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तु की मात्रा क्रय करते हैं। जब वस्तु की कीमत 25 रुपये है तो ए के द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 1000 ग्राम और बी के द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 1100 ग्राम है। तो दोनों का योग अर्थात 1000 प्लस 1100 ग्राम, दोनों का योग 2100 ग्राम बाजार मांग होगी। इसी तरह जब कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो ए की व्यक्तिगत मांग 750 ग्राम, बी की व्यक्तिगत मांग 800 ग्राम और बाजार मांग 50 रुपये पर 1550 ग्राम होगी। 75 रुपये होने पर ए की मांग 500 ग्राम, बी की मांग 475 ग्राम और बाजार मांग 975 ग्राम। इसी तरह जब कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो ए के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा 250 ग्राम है, बी के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा 300 ग्राम है और बाजार मांग, इन दोनों मांगों का योग ए और बी के द्वारा मांगी गई मात्रा का योग 550 ग्राम होगा। इस तरह से यह बाजार अनुसूची होगी। अब हम इस बाजार अनुसूची को ग्राफ के ऊपर बाजार मांग वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ए का मांग वक्र, बी का मांग वक्र और इन दोनों का योग बाजार मांग वक्र को प्रदर्शित किया गया है। ए व्यक्ति का मांग वक्र, जब वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो ए के द्वारा 250 ग्राम की मात्रा की जाती है। जब वस्तु की कीमत 75 रुपये है तो ए उपभोक्ता के द्वारा 500 ग्राम की मांग की जाती है। जब कीमत 50 रुपये है तो ए के द्वारा 750 ग्राम की मांग की जाती है और 25 रुपये कीमत होने पर 1000 ग्राम वस्तु की मांग की जाती है। इसी तरह बी उपभोक्ता के द्वारा ए की कीमत 100 रुपये होने पर यह मांग की जाती है। बी की कीमत 75 रुपये होने पर इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है और जब बी की कीमत 50 रुपये है तो मांग की मात्रा 800 रुपये हो जाती है और बी की कीमत 25 रुपये होने पर मांग की मात्रा 1100 इकाई हो जाती है। 50 रुपये होने पर मांग की मात्रा 800 ग्राम हो जाती है। 25 रुपये होने पर मांग की मात्रा 1100 ग्राम। अब हम इन दोनों का योग कर यहाँ पर बाजार मांग वक्र खींचा गया है। यह बाजार मांग वक्र है। यह बाजार मांग वक्र ऊपर दी गई तालिका के आधार पर, इस तालिका के आधार पर बनाया गया है। ए की बाजार मांग वक्र और बी का बाजार मांग वक्र, इन दोनों का योग, इन दोनों की ए का व्यक्तिगत मांग वक्र, बी का व्यक्तिगत मांग वक्र और इन दोनों की मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची का योग बाजार मांग अनुसूची है। इसको हम यहाँ पर ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर यह हमारा बाजार मांग वक्र है, जहाँ 100 रुपये कीमत पर, जब वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाती है। यह मांग 550 ग्राम है। जब वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो 550 ग्राम की मांग की जाती है दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा, अर्थात 100 रुपये कीमत होने पर बाजार मांग 550 ग्राम होगी। जब वस्तु की कीमत 75 रुपये है तो बाजार मांग 975 ग्राम होगी। जब वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो बाजार मांग 1550 ग्राम होगी और जब वस्तु की कीमत घटकर 25 रुपये हो जाती है तो बाजार मांग 2100 ग्राम हो जाती है। अर्थात ए का व्यक्तिगत मांग वक्र,
बी का व्यक्तिगत मांग वक्र बाजार मांग वक्र बन जाता है। इस तरह से यह मांग वक्र बाजार मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने देखा कि मांग वक्र ऊपर बनाया गया है, एक बार हम मांग वक्र को दोबारा से पढ़ते हैं। मांग वक्र डिमांड कर्व क्या होता है? कीमत व मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र कीमत व मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। मांग अनुसूची का रेखाचित्र रूप मांग वक्र होता है। जो मांग अनुसूची हमने देखी थी अभी, जो तैयार की गई है, उसका रेखा चित्र पर प्रदर्शित करना मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग अनुसूची पर आधारित होता है। बाजार मांग वक्र बाजार मांग अनुसूची पर आधारित होता है। व्यक्तिगत मांग वक्र निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का रेखाचित्र रूप व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। अर्थात एक निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को एक रेखाचित्र पर व्यक्त करना व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग वक्र निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं का रेखाचित्र रूप बाजार मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। यहाँ पर सीधा प्रश्न बन सकता है, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का होता है क्षैतिज योग, लंबवत योग, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्षैतिज योग। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। तो साथियों, आज हमने मांग की अवधारणा, मांग की परिभाषा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग अनुसूची और बाजार मांग वक्र की चर्चा की। अगली कक्षा में हम मांग के निर्धारक तत्वों की चर्चा करेंगे, अर्थात मांग के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे। मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। वस्तु की स्वयं की कीमत, अर्थात जिस वस्तु की मांग की जाती है उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु जो प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, ये सभी मांग के निर्धारक तत्व हैं जिनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।